चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिर से ये लेक्चर, जो कि अभी तक के हमने बहुत सारे ये अपने एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड कर चुके हैं। सॉरी, डाउनलोड नहीं किए हैं बाबा, अपलोड किए हैं ना। तो अपलोड कर चुके हैं और अपन देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने वाले हैं। स्टेट ए के भी देखने वाले हैं, ठीक है। ईएससी के भी देखने वाले हैं, तो ये सारी देखने वाले, पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद में अपन ये देखेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभी अपन जो देखने वाले, ये कौन सा है? स्टील का अपन देख रहे हैं। राइट, स्टील का। जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ करना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे उठाते हैं सबसे पहले। प- पहला है आपका, क्या बोल रहा है यहाँ पे? According to Unwin's formula, the relation between diameter of rivet hole in mm and thickness of plate in mm is given by Unwin's formula। आपको याद होना चाहिए। देखिए, Unwin's formula जो होता है ये स्टील में यूज किया जाता है और उसका फार्मूला ये होता है, क्या? D इक्वल्स टू 6.01 अंडर रूट टी तो होता ही है, इसमें इतना तो कंफर्म है। राइट, तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 6 है ना, 6। तो आपको क्या, अनविन्स फार्मूला है ना, ये अनविन्स फार्मूला। अनविन्स मतलब कि जीतने वाला फार्मूला नहीं है, ये जीतने वाला फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। अनविन्स मतलब अनविन्स, तो ये 6 है ना, ये 6 ऐसे याद रख लो, कुछ भी याद रख लो। अनविन्स लास्ट में एस आ रहा है ना, तो एस से 6, अनविन्स मतलब एस से 6 याद रख लो। ठीक है, ये हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास में, वक्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 1.2 चेक करना कि द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज। ये क्वेश्चन तो इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन है, पर क्या है कि अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अपन देखेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। समझ रहे हो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जो मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो गेज होता है या पिच होता है? ठीक है, गेज होता है या पिच होता है, तो इसको अपने को बताना क्या है। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? गेज। राइट, जो भी परपेंडिकुलर में होगा वो आपका गेज कहलाएगा। राइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट स्क्वायर एज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एज इज। ठीक है, चलिए बता, इसको अपन देखते हैं आपका क्या हो जाएगा, इसमें चेक करना। ठीक, इसमें आपका सिंपली है, बहुत ही सिंपल है। 1.3 मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्लैट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एज इज। राइट, इसमें हो जाएगा आपका ए। राइट, 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। राइट, ये चीज हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ द, ये तो 1.5 mm लेस देन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका आगे। द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस। राइट, द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट फ्लेम कट एज शेल नॉट बी लेस देन। ठीक है, इसका देखो क्या बोल रहा है। The minimum age and in distance from the center of any hole to the nearest flame cut edge shall not be less than। इसका क्या हो जाएगा? 1.4 का आपका सिंपल है। देखो 1.4 में आपका क्या होता है कि इसमें देखो, याद याद तो रखना पड़ेगा आपको। राइट, याद तो रखना पड़ेगा। इसका हो जाएगा क्या? 1.5 टाइम्स ऑफ होल डाया, 1.5 टाइम्स ऑफ होल होल डाया। राइट, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट, तो ये सब चीज याद रखते हुए चलना है। 1.5 ये बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, 1.5। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है। अब नेक्स्ट आगे जरा फटाफट देखेंगे। देखो यार, भाई पेपर देना पढ़ना बहुत जरूरी है ना।
को नौकरी में लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो जिंदगी पे थू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। द थ्रोट इन अ फ्लैट वेल, द थ्रोट इन अ फ्लैट वेल, द थ्रोट इन अ फ्लैट वेल। थ्रोट जो होता है वो क्या होता है? लार्जर साइड ऑफ द ट्रायंगल, लार्जर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फ्लैट। इसकी बात करेंगे 1.5, राइट। थ्रोट जो होता है आपका वो क्या होता है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फ्लैट। तो इसका जरा अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल, स्मॉलर साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द फ्लैट। इसका आंसर आपका होगा क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर रूट ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपका क्या होता है, इस तरीके का आपका एक ट्रेंगल बन जाता है और यहाँ से आपकी डिस्टेंस यूं हो जाती है, यहाँ से डिस्टेंस आपकी यूं हो जाती है और यहाँ से ये हो जाता है, राइट। अब यहीं पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही होती है आपकी थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस, राइट, थ्रोट थिकनेस, राइट, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ रिवेट इज आइडेंटिफाइड, द साइज ऑफ रिवेट इज आइडेंटिफाइड। जो साइज ऑफ रिवेट होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? डायमीटर ऑफ शेंक से, डायमीटर ऑफ हेड से, लेंथ ऑफ शेंक से, या फिर शेप ऑफ हेड से। 1.6 का आपका सिंपल है। देखो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट। तो इसमें क्या होगा, जरा चेक करना आप। तो इसमें सिंपली आपको ना, देखो सिंपली इसमें आपको इसका तो आंसर हो जाएगा आपका सी। लेंथ ऑफ शेंक के हिसाब से अपन क्या, द साइज ऑफ रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाय लेंथ ऑफ शेंक। जो शेंक का लेंथ होती है उसी के हिसाब से अपन रिवेट की साइज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम परमिशिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इन बेरिंग ऑन रिवेट, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखो द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर अ पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इन बेरिंग ऑन रिवेट, राइट। तो इसमें देखो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये, जो स्ट्रेस है परमिसिबल स्ट्रेस जो है आपका पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है, फील्ड रिवेट में, तो इसमें आपका आंसर सिंपली 1.7 आपका ना, तो इसमें सिंपली हो जाएगा आपका क्या, 1 मिनट यार, 1.6 का आपका कौन सा आंसर है? 1.6 का, सॉरी 1.6 का ए है यहाँ पे, है ना, लेंथ नहीं है, यहाँ पे लेंथ नहीं है, ये गड़बड़। डायमीटर ऑफ शेंक है, ठीक है, डायमीटर ऑफ शेंक, इसका डायमीटर ऑफ शेंक से अपन इसको देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना, इसका हो जाएगा आपका सिंपली सी, 270, राइट, 270। द मैक्स द मैक्सिमम परमिसिबल फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इज 270, 270, 27, एक तरीके से 27 याद रखना है अपने को। फिर आगे चलते हैं 1.8 का, द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर हैंड ड्रिवन रिवेट इन एक्सियल टेंशन, इन एक्सियल टेंशन द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ हैंड ड्रिवन। देखो आपका यहाँ पे पावर ड्रिवन में 270 होता है, हैंड ड्रिवन में आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, हैंड ड्रिवन में आपको 1.8, सिंपल है, बी हो जाएगा यहाँ पे 80, ठीक है। हैंड ड्रिवन में आपका 80 होता है और आपका पावर ड्रिवन में आपका 270, राइट, ये चीज। और यहाँ पे इसने बीरिंग बोला है, ठीक है ना, बीरिंग। तो मैं आपको एक टेबल ही बनवा देता हूँ। तो सबसे पहले आपका पावर ड्रिवन, पावर पावर अरे यार ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जरा चेक करते हैं। पावर ड्रिवन में आपका सिंपली देखो, पावर ड्रिवन में दो चीज होता है, शॉप एंड फील्ड में। हम पावर ड्रिवन जो करते हैं, एक तो शॉप पे किया जाता है और एक फील्ड पे किया जाता है, राइट। तो शॉप के लिए आपका यदि शॉप में है तो वो हो जाएगा आपका एक्सियल टेंशन के केस में, एक्सियल टेंशन एक्सियल टेंशन के केस में आपका हो जाएगा कितना, 100, 100, ये इसको क्या हो रहा है, एक्सियल टेंशन के केस में आपका
बोल दे रहा हूँ, ध्यान रख लो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पावर ड्रिवन शॉप में। सौ मतलब कि ये आप यदि फील्ड में नहीं कर रहे हो, शॉप में कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्सीएल के केस में 100 हो जाएगा, सीआर के केस में 100, दोनों में 100 हो जाएगा, और बीयरिंग के केस में 300 हो जाएगा शॉप ड्रिवन में। और फील्ड ड्रिवन में आपका एक्सीएल में 90, सीरिंग में भी 90, और बीयरिंग में 270। ठीक है, और वहीं पे हैंड ड्रिवन में आपका क्या हो जाएगा, 80 एक्सीएल में, और उसमें भी 80 सीयर में, और आपका बियरिंग में 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, 100, 100, 100 एंड 300, राइट, ये चीज 300। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अपन। 100, 100 एंड 300। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम इसमें चले गया हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो जो ये जो 90 है ना, ये 90 किसके केस में होता है, आपका फील्ड के केस में, और हैंड ड्रिवन में नहीं। हैंड ड्रिवन में 90 आता ही नहीं, सीधे 80, 80 और 200, 80, 80 और 250 आता है हैंड ड्रिवन में। आपका हैंड ड्रिवन में 80, 80, सीधे 250, ये चीज यहाँ पर निकल कर आती है। आगे देखो, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड is indicated by side of the triangle, throat of the fillet, length of the fillet weld। ठीक है, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय 1.9 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, सिंपली इसका हो जाएगा साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज मिनिमम वेल्ड लेग साइज, तो इसका 1.9 का बी हो जाएगा। ठीक है, साइड ऑफ द ट्रेंगल ऑफ फिलेट, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, साइड ऑफ द ट्रेंगल ऑफ फिलेट। फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड। उसके बाद में क्या बोलता है, डायमीटर ऑफ अ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट, राइट। डायमीटर ऑफ रिवेट होल जो होल रहता है वो आपका रिवेट से तो बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी तो उसके अंदर जाएगा ना। यदि छोटा बन जाएगा तो कैसे जाएगा भाई, है ना। उससे बड़ा रहेगा तभी तो हो पाएगा। तो 1.10 में आपका क्या हो जाएगा, सिंपली इसका हो जाएगा 2 mm। 2 mm बड़ा होता है, राइट। ये है, तो यहाँ पे ऐसे आप रिवेट डालते हो ना, ये तो आपका रिवेट 2 mm का गैप होना चाहिए। ठीक है, 1 mm वन साइड, 1 mm वन साइड, 2 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे सिंपली वन चैप्टर इंड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं आपका टेंशन कंप्रेशन एंड फ्लेक्सुरल मेंबर। टेंशन कंप्रेशन एंड फ्लेक्सुरल मेंबर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, द मैक्सिमम अलाउएबल सिलेंडरनेस रेशियो एक्सियली लोडेड मेंबर कैरिंग टेंशन ओनली, right। The maximum allowable slenderness ratio for axially loaded member carrying tension only इसमें कितना हो जाएगा, 2.1 का आपका सिंपल कितना हो जाएगा आंसर, डी। ठीक है, 400, राइट। इसका 400 हो जाएगा आंसर, सिंपली है 2.1 400। ठीक है, तो the maximum allowable slenderness ratio for axially loaded member carrying tension only तो 400। उसके बाद में बोलता है strut is a टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सर मेंबर, टॉर्सन मेंबर। तो सिंपल है इसका, तो आपका कंप्रेशन मेंबर ही है, स्ट्रट तो कंप्रेशन मेंबर ही होते हैं ना, तो बी हो गया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, द इफेक्टिव सिलेंडर्स रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम compared to actual maximum slenderness ratio shall be considered as। तो 2.3 का आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि 1.05 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा, राइट। द इफेक्टिव सिलेंडर्स रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम
compared to actual maximum slenderness ratio shall be considered as 1.05 times 1.05 टाइम्स। ठीक है, 2.3 का ये अपना आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव सिलेंडर्स रेशियो होता है 1.05 टाइम्स एक्चुअल मैक्सिमम सिलेंडर्स रेशियो के। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना द लेसिंग बार इन स्टील कॉलम्स should be designed to resist the lacing bar in steel columns should be designed to resist। इसमें क्या हो जाएगा 2.4 का आपका सिंपली हो जाएगा सी, है ना, 2.5% ऑफ कॉलम लोड 2.5% ऑफ कॉलम लोड हो जाएगा, राइट। द लेसिंग बार इन स्टील कॉलम शुड बी डिजाइंड टू रजिस्ट। लेसिंग बार जो होती है लेसिंग बार इन स्टील कॉलम्स, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 2.4 का सिंपली 2.4 का आपका सिंपली हो जाएगा यहाँ पर सी, है ना, 2.5% ऑफ कॉलम लोड 2.5% ऑफ कॉलम लोड अपन लेसिंग, है ना। देखो क्या होता है कि आपने एक कॉलम प्रोवाइड किया तो लेसिंग आप जब प्रोवाइड करते हो तो लेसिंग प्रोवाइड करने का एक ही सिंपल कारण होता है कि कुछ लोड आपका जो कॉलम पे आ रहा था उसको ये लोग ले सके, नहीं तो क्या होगा, इनका प्रोवाइड करने का मतलब ही नहीं है। जबरदस्ती में पैसा खर्च कौन करना चाहता है भाई, कोई ना कोई फायदा तो देखता ही है इंसान, चाहे वो किसी के भी ऊपर हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए क्या हो जाएगा 2.5 में आपका क्या बोल रहा है द सिलेंडरनेस रेशियो L/R। सिलेंडरनेस तो भाई हर जगह मिलेगा तुमको, सोम में मिलेगा, आरसीसी में मिलेगा, स्टील में मिलेगा, ठीक है, तो वो मिलना ही मिलना है, उसका वो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो द सिलेंडर्स रेशियो L/R ऑफ लेसिंग बार शुड बी लेस देन ऑफ अ लेसिंग बार शुड बी लेस देन लेसिंग बार के लिए कितना कम होगा 2.5 का आपका कितना हो जाएगा सिंपली यहाँ पे हो जाएगा आपका सी 1.4 1.4 बोल रहा हूँ 145, राइट। 145 लेसिंग बार के लिए सिलेंडर्स रेशियो होता है वो आपका 145। तो लेसिंग के लिए आपको याद रखना है सिंपली कितना 1 4 और ये 5, 1 4 और 1 5, ठीक है, 1 4 5 ऐसे आपको याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम effectively held in position and restrained against rotation at both ends is। ठीक है, देखो हाँ ये तो आपका सोम में भी पूछेगा, आपका स्टील में पूछेगा, आपका आरसीसी में पूछेगा, तो ये हर चीज में पूछता है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम, है ना, ऑफ अ effective length of steel column effectively held in a position and restrained against rotation at both ends। ठीक है, दोनों तरफ से आपका रिस्ट्रेंट बोल रहा है, बोथ एंड से। ठीक है, तो इसमें बोथ एंड से यदि रिस्ट्रेंट होता है तो इसका क्या हो जाता है आपका सिंपली, इसका हो जाएगा आपका 0.65 L। ठीक है, 0.65 L हो जाएगा। डी का आपका मतलब 2.6 का डी हो जाएगा 0.65 L। यदि आपका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख लो, दोनों तरफ से आपका हेल्ड है, पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, क्या बोल रहा है यहाँ पे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट्स अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, मतलब कि रोटेशन से रिस्ट्रेन है, रोटेशन से रुका हुआ, फिक्स नहीं ये बोल रहा है, रोटेशन से रुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0.65 हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना 2.7 का यहाँ पे चेक कर लेना। 2.7 आपका क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील आई सेक्शन undergoing bending about major axis। which one of the following factors does not affect the lateral buckling strength of a steel section undergoing bending about its major axis।
2.7 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2.7 का सिंपल है आपका, देखो ऑप्शन क्या क्या यहाँ पे जरा चेक करना। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या क्या मिल रहा है? लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज, लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंज, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द मेजर मेजर एक्सिस इन द सेक्शन, मेजर एक्सिस इन द सेक्शन, ठीक है। बाउंड्री बाउंड्री कंडीशन एट द इंड्स, बाउंड्री कंडीशन एट द इंड्स, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन। अब इनमें क्या हो जाएगा? सिंपल है आपका 2.7 में आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शन, ये हो जाएगा, सिंपल है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? The simply supported beam, the allowable deflection shall not exceed, जो allowable deflection है वो कितने से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में ये आपका सिंपल 2.8 में ए हो जाएगा, राइट, मतलब 1/325 ऑफ स्पान। इससे आपका क्या मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम अलाउएबल डिफ्लेक्शन नॉट एक्सीड, इससे आपका ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए 1/325, 1/325 का। और टाई जो होता है एक कौन सा मेंबर होता है? टेंसर मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सर मेंबर एंड टॉर्सन मेंबर। 2.9 में आपका सिंपल क्या हो जाएगा? ये होता है टेंशन मेंबर, टाई से टेंशन, ठीक है, टाई टेंशन याद रख लो। उसके बाद में देख लो द सिलेंडर्स रेशियो ऑफ लेसिंग बार्स, द सिलेंडर्स रेशियो ऑफ लेसिंग बार्स शुड नॉट एक्सीड, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिलेंडर रेशियो ऑफ लेसिंग बार? तो इसका 145, ये तो आपका पीछे ही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2.10। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपका 2.11। 2.11 में आपका क्या बोल रहा है? चेक करो, द मैक्सिमम अलाउएबल सिलेंडर रेशियो फॉर मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्स ओनली, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा आपका? सिलेंडर रेशियो, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेंडर रेशियो से आपका पूछा है, तो आपको सिलेंडर रेशियो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपका 2.11 में क्या हो जाएगा? 2.11 में दिस इज एन, मतलब कि इसका देखो 2.11 में आपका सिंपली है, इसका हो जाएगा आपका बी 250, राइट, 250। द मैक्सिमम अलाउबल सिलेंडर रेशियो फॉर अ मेंबर कैरिंग कंप्रेशन लोड टू विंड एंड सिस्मिक लोड, राइट। कंप्रेशन हो गया, विंड हो गया, और सिस्मिक बोले तो अर्थक्वेक वगैरह, ठीक है, तीन चीज हो गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 250 यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है? कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड्स टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द 2.12 में आपका सिंपली हो जाएगा आपका 2.12 का ए है ना, द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आपका आंसर हो जाएगा। कंप्रेशन मेंबर्स ऑलवेज टेंड टू बकल इनटू द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, सही बात है। जहाँ पे भी गायरेशन जो है वो यदि कम हो गया है ना, गायरेशन आपका कम हो गया, तो वहां पे आपका बकल कर जाएगा, ठीक है, वहां पे आपका मेंबर बकल कर जाएगा। तो ये था हमारा स्टील के कुछ लेक्चर। अब इसके बाद में इसके बाद में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो उसको कवर करेंगे और उसके बाद में ख़त्म करेंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले प्लेट गर्डर्स एंड इंडस्ट्रियल रूफ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में और एक सब चैप्टर है, मतलब ऐसी छोटा सा मिसलेनियस टॉपिक है, उसको देखेंगे। उसके बाद में एंड हो जाएगा हमारा पूरी तरीके से एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, अंटिल 2014। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको अपन देखेंगे, है ना। अभी अपने पास में थोड़ा सा उसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है ही नहीं है, तो
उसको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो अभी इतना पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, द मेंबर ऑफ रूप ट्रस्ट which support the purlins is called, the member of root truss which supports the purlin is called। जो क्या होता है कि ऐसा मेंबर है ना, रूप ट्रस, मेंबर ऑफ रूप ट्रस का ऐसा मेंबर जो पर्लिन्स को सपोर्ट करता है, वो क्या कहलाता है? सेगरॉट, मेन स्ट्रट, प्रिंसिपल राफ्टर एंड प्रिंसिपल टाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल राफ्टर ही आपके पर्लिन्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक, पर्लिन्स को कौन सपोर्ट करता है? पर्लिन्स को कौन सपोर्ट करता है? राफ्टर, हेलीकॉप्टर। ठीक है, ठीक है भाई, पर्लिन से आपका राप्टर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना, ये मित्र हो गए ना, समझो पर्लिन एंड राप्टर दो मित्र हो गए। ठीक है, संगी संगी टाइप का। आगे बढ़ते हैं। बीरिंग स्टिफनर आर डिजाइंड एस बीम्स टाइस एंड कॉलम। जो बीरिंग स्टिफनर्स होते हैं उसको डिजाइन करते हैं एज अ किसके लिए डिजाइन करते हैं? तो इसको डिजाइन करते हैं अपन किसके लिए? कॉलम के लिए। बीरिंग स्टिफनर्स आर डिजाइंड एज कॉलम। ठीक है, कॉलम के लिए अपन इसको डिजाइन करते हैं। 3.3 में जरा चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड इन प्लेट गर्डर्स इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन। यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड इन प्लेट गर्डर्स, horizontal stiffeners are needed in plate girders if the thickness of web is less than horizontal stiffeners are needed in plate girders if the thickness of web is less than। इसका जरा देखो, यहाँ पे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.3 का। सिंपल है तो बहुत ही सिंपल होता है ये। इसका हो जाएगा आपका स्पान बाय 500। ठीक है, स्पान बाय 500 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखो जो इसमें जो टी होता है, थिकनेस है ना, थिकनेस इज ग्रेटर देन 1/40 हुआ, थिकनेस इज ग्रेटर देन 1/40 हुआ, तो ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग, सिंगल लेसिंग के लिए ये। ठीक है, सिंगल लेसिंग। ठीक है, सिंगल लेसिंग के लिए आपका ये यहाँ पर है, राइट। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग ये हो गया। उसके बाद में आपका इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, ये चीज आपकी डबल लेसिंग के लिए आपको 1/60 हो जाता है। ये मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ? ये मैं आपको 3.4 का बताने लग गया। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 3.3 का आपका सिंपल क्या हो जाएगा? स्पान बाय 500। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड, तो आपकी जो थिकनेस ऑफ वेब है वो कम हो जाए किससे? स्पान बाय 500 से। स्पान बाय 500 से यदि वेब की थिकनेस कम हो गई तो आपको स्टिफनर्स की जरूरत पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स की जरूरत पड़ती है। फिर आगे देखो, इन सिंगल लेस्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार सेल नॉट बी लेस देन, तो इसका हो जाएगा 140। सी का ये इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, 3.4 का सी, राइट। 3.4 का सी हो जाएगा 140 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंगल लेसिंग। ठीक, ये चीज हो गई। अब आगे देखना, द पर्पस ऑफ स्टीफनर्स इन अ प्लेट गर्डर इज टू, राइट। 3.5 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? द पर्पस ऑफ स्टीफनर्स इन अ प्लेट गर्डर इज टू, राइट। तो इसमें आपका सिंपल है, इसका आंसर आपका 3.5 का ए हो जाएगा। प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, द पर्पस ऑफ स्टीफनर्स इन अ प्लेट गर्डर इज टू, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो वेब प्लेट होती है ना, उसको बकल होने से आपको स्टीफनर्स बचाता है। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पे आपको ना मैं एक खुशखबरी देने वाला हूँ, बहुत ही, जो कि कई बंदे ना कर नहीं पाते हैं। वो हमारे साथ में जिस बंदे ने स्टार्टिंग से देखा होगा तो उसको ये खुशखबरी मिलेगी, और जिसने नहीं देखा होगा तो उससे नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो इसे खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में खुशखबरी मिलेगी आपको। ठीक है,
तो सबसे पहला यहाँ पे 4.1, द बीम सपोर्टिंग द स्टेयर स्टेप्स आर जनरली नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। द बीम सपोर्टिंग द स्टेयर स्टेप्स आर जनरली नोन एज, उनको क्या बोलते हैं, ट्रिमर्स, स्पेंड्रल बीम, हेडर्स एंड स्ट्रिंगर्स। तो इसमें आपका ना सिंपल आपका क्या हो जाएगा, ये कहलाते हैं स्ट्रिंगर्स, ठीक है, स्ट्रिंगर्स। स्टेयर स्टेप एस एस है ना यहाँ पे एस एस, तो इससे स्टेयर है, स्टेप्स है, स्टेयर स्टेप्स, और स्ट्रिंगर सब में एस टी आ रहा है, सब में एस टी आ रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसे याद रखने का ये तरीका यहाँ पे बन गया अपना। नेक्स्ट, as per IS 800, the factor of safety adopted with respect to the yield stress of steel, तो ये तो भैया बहुत ही सिंपल चीज है, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 1.67, ठीक है, 1.67 यहाँ पे सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 4.2 का। राइट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द yield stress of steel, with respect to the yield stress of steel, yield stress of steel, तो 1.67 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस में आल्सो बी नोन एज, जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसको अपन उससे और क्या बोलते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस में आल्सो बी नोन एज। तो इसका सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा 4.3 का बी, है ना, वर्किंग स्ट्रेस भी बोला जाता है। परमिसिबल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। द लोड फैक्टर अप्लाइड टू विंड एंड सिस्मिक लोड है ना, विंड और सिस्मिक लोड में जो लोड फैक्टर होता है वो कितना लेके चलते हैं, 2.2, 1.5, 1.3, 1.8। तो इसमें से आपका सिंपली कितना लेके चलते हैं, 1.5। तो ये तो आपको पता ही है, जो अपन ने एक क्वेश्चन इसका पहले भी किए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक चीज और, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विथ रिस्पेक्ट टू यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो 1.67 लेते हैं। तो ये कैसे रहेगा, ये याद रखना है आपको 6 और 7, ठीक है, कंटिन्यू 6 और 7 है यहाँ पे। और जब भी, ठीक है, ये 1.45 नहीं आएगा, 1.67, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर इंड। इसके बाद में तो भाई ये था हमारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पूरी तरह एंडिंग, पूरी तरह खत्म हो चुका भाई, मजेदार है ना। कई लोग क्या होता है, मैं सुनता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में, हम सुनते रहते हैं क्या, टीचरों का काम कई बच्चे बोलते रहते हैं ना, तो हम यहाँ पे एनालाइज करते रहते हैं। तो बच्चों को इनका ना प्रीवियस ईयर लग ही नहीं पाता है भाई। जिस बच्चे ने हमारे साथ में प्रीवियस ईयर पार्ट 1 से देखा होगा तो उसका आज खत्म हो गया, और जिसने नहीं देखा होगा उस चलते रहे, है ना। तो खत्म ही नहीं होता कई बच्चों का, तो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, यही वाली खुशखबरी थी। तो ठीक है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। और इसके बाद में हम चालू करेंगे कौन सी, डिसाइड करते हैं कि कौन सी बुक अपन चालू करेंगे। जैसे ही चालू करेंगे मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा, आपको देखते रहना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।